नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नवंबर की ठंडी होती रातें, खेतों के ऊपर उतरती धुंध और गांव की वह खामोशी जिसमें हर घर अपने अपने रहस्यों को चुपचाप छुपाए बैठा रहता है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती का छोटा सा गांव परसा जागीर गणेशपुर अभी उन दिनों कुछ ऐसा ही था। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य, शांत और प्रतिष्ठित गांव था, लेकिन 16 नवंबर 2025 की रात इस गांव के एक घर के भीतर जो कुछ घटा उसने इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि एक सच्ची घटना का दस्तावेज है। एक ऐसी घटना जिसमें खून के रिश्ते ने ही अपने सबसे पवित्र रूप को कलंकित कर दिया। 20 वर्षीय अनुराधा, एक साधारण सी लड़की जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। घर, पढ़ाई और कभी कभी मोबाइल पर अपने दोस्तों से बातचीत। लेकिन शायद इसी छोटी सी दुनिया में कुछ ऐसा था जो उसके अपने ही घर वालों को असहनीय लगने लगा था। उस दिन 16 नवंबर की शाम गांव के आसमान में सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटते लोग, चूल्हों से उठता धुआं और घरों के भीतर शुरू होती रोजमर्रा की जिंदगी। इसी बीच मनीष, अनुराधा का बड़ा भाई, अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर से लौटकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा उसकी नजर सीधे उस दृश्य पर जा ठहरी जिसने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। अनुराधा कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ में मोबाइल, और वह किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक सामान्य मासूम सी मुस्कान। लेकिन मनीष के लिए वह मुस्कान मासूम नहीं थी। तू फोन पर किससे बात कर रही है? उसकी आवाज अचानक पूरे घर में गूंज उठी। अनुराधा चौंक गई। उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, दोस्त है, कॉलेज का। कितनी बार कहा है तुझे, ये सब बंद कर दे। मनीष की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। मैं पहले भी तुझे मना कर चुका हूं। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक अजीब सा शक, एक असुरक्षा और एक विकृत सोच भी साफ झलक रही थी। तभी पीछे से उसकी मां निर्मला देवी की आवाज आई, जो इस आग में घी डालने का काम करने वाली थी। मैंने भी कितनी बार कहा है इससे, लेकिन ये किसी की सुनती ही नहीं। निर्मला देवी ने तीखे स्वर में कहा, उल्टा मुझसे झगड़ती है, अब तो पूरी तरह अपनी मर्जी चलाने लगी है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने मनीष के भीतर जल रही आग को भड़का दिया। उसके चेहरे की नसें तन गई, उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो धीरे धीरे अनुराधा की ओर बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। फोन दे इधर, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं दूंगी, अनुराधा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। यह एक छोटा सा विरोध था, लेकिन यही विरोध उस रात की सबसे बड़ी गलती बन गया। अगले ही पल मनीष का हाथ तेजी से उठा और एक जोरदार थप्पड़ अनुराधा के चेहरे पर पड़ा। कमरे की हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। तू समझती क्यों नहीं है? वह चीखा। हमारी इज्जत है इस गांव में। अनुराधा अब डर और गुस्से के बीच झूल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी एक जिद थी। मैंने क्या किया है? सिर्फ बात ही तो कर रही थी। बस यही तो, मनीष गर्जा। यही सब शुरू होता है ऐसे। अब तक मामला सिर्फ बहस का था, लेकिन अब यह हिंसा में बदल चुका था। मनीष ने अनुराधा को पकड़कर धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक भाई की पिटाई नहीं थी, वो एक बेकाबू इंसान का हिंसक रूप था। उसने उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। हर वार के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, जैसे वह सिर्फ अपनी बहन को नहीं बल्कि अपने भीतर के किसी डर, किसी सामाजिक दबाव, किसी काल्पनिक शर्म को खत्म करना चाहता हो। निर्मला देवी, जो उस समय एक मां होनी चाहिए थी, वह भी इस हिंसा की गवाह बनकर नहीं रही, बल्कि उसमें शामिल हो गई। मारो इसे, समझेगी तभी, उन्होंने कहा। ये शब्द
किसी भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक आदेश बन सकते हैं। कुछ ही मिनटों में अनुराधा की आवाज बंद हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी और एक डरावनी खामोशी। मनीष कुछ पल के लिए रुका। उसके माथे पर पसीना था। वह अपनी बहन के निर्जीव से पड़े शरीर को देख रहा था। लेकिन उस क्षण जहां किसी सामान्य इंसान को डर, पछतावा या घबराहट महसूस होती, वहां मनीष के भीतर कुछ और ही चल रहा था। अब क्या करें? निर्मला देवी ने धीमी आवाज में पूछा। यह सवाल नहीं था, यह एक मोड़ था। मनीष ने गहरी सांस ली और फिर वह निर्णय लिया जिसने इस घटना को एक साधारण घरेलू झगड़े से एक भयावह अपराध में बदल दिया। इसे खत्म करना पड़ेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द इतने सहज, इतने ठंडे थे, जैसे वो किसी इंसान की नहीं, किसी समस्या की बात कर रहा हो। निर्मला देवी ने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। यहीं इसी पल एक मां और एक बेटे ने मिलकर अपनी ही बेटी और बहन के खिलाफ मौत का फैसला सुना दिया। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। मनीष ने घर से रस्सी मंगवाई। दोनों ने मिलकर बेहोश अनुराधा के हाथ पैर बांध दिए। उसका शरीर अब भी हल्का सा हिल रहा था। शायद उसमें अभी भी जान बाकी थी, लेकिन उस कमरे में मौजूद दो लोगों के लिए वह अब सिर्फ एक समस्या बन चुकी थी। उन्होंने उसे एक बोरे में भरा। उस बोरे को उठाकर मनीष अपनी कार की ओर बढ़ा। रात अब गहरा चुकी थी। गांव के लोग अपने घरों में सो चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी गांव की एक लड़की को उसके अपने ही लोग मौत की ओर ले जा रहे हैं। कार की डिक्की खुली। मनीष ने बोरे को उसमें डाल दिया। डिक्की बंद हुई और उसी के साथ अनुराधा की जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ। कार धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। सड़क सुनसान थी। आसमान पर सिर्फ चांद था और उस कार के भीतर बैठा एक भाई जो अब भाई नहीं रहा था। कार अब गांव की सीमाओं से काफी दूर निकल चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था। कभी कभार कोई ट्रक दूर से गुजरता, जिसकी हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए उस सफेद कार को उजाले में लाती और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। ड्राइविंग सीट पर बैठा मनीष लगातार आगे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसने अपने भीतर के किसी फैसले को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। पीछे डिक्की में एक बोरा रखा था। उस बोरे के भीतर अनुराधा थी। वो बेहोश थी, या शायद होश और बेहोशी के बीच कहीं अटकी हुई। उसका शरीर हल्का हल्का हिलता था, जैसे जिंदगी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन उस कार के भीतर मौजूद इंसान अब जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटा चुके थे। साथ वाली सीट पर बैठी निर्मला देवी खामोश थी। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। शायद एक मां के भीतर का कोई कोना अब भी चीख रहा था, लेकिन उस आवाज को उन्होंने खुद ही दबा दिया था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मनीष ने अचानक कार की रफ्तार धीमी कर दी। यही ठीक रहेगा, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। सड़क के किनारे एक सुनसान इलाका था। चारों ओर खेत फैले हुए थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और रात की नमी। कार धीरे धीरे रुक गई। इंजन बंद हुआ और उसी के साथ एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल पर छा गई। मनीष ने बिना कुछ कहे कार से उतरकर पीछे की ओर कदम बढ़ाए। निर्मला देवी भी उसके पीछे पीछे उतरी। डिक्की खोली गई। जैसे ही ढक्कन उठा, ठंडी हवा का एक झोंका भीतर गया और बोरे के भीतर हलचल सी हुई। ये हलचल मामूली थी, लेकिन ये इस बात का संकेत थी कि अनुराधा अभी पूरी तरह मृत नहीं थी। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। क्या ये वही क्षण था जहां सब कुछ रुक सकता था? क्या ये वो पल था जब एक मां अपने फैसले से पीछे हट सकती थी, या एक भाई अपने हाथ रोक सकता था? लेकिन नहीं। मनीष ने बोरे को पकड़कर बाहर खींच लिया। जल्दी करो, उसने कहा। दोनों ने मिलकर बोरे को जमीन पर रखा। रस्सी खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई। कोई जांच नहीं की गई कि वह जिंदा है या नहीं।
अब उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। मनीष ने कार से एक और रस्सी निकाली। उसने बोरे को थोड़ा खोला और अंदर झांका। अंधेरे में भी उसे अपनी बहन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, सूजा हुआ, चोटों के निशानों से भरा और बेहद असहाय। एक पल के लिए उसकी नजरें ठिठकी, लेकिन अगला ही पल उसने रस्सी अनुराधा के गले में डाल दी। निर्मला देवी पास खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न रोका न टोका, बस खामोश खड़ी रहीं। और फिर मनीष ने पूरी ताकत से रस्सी कस दी। उसके हाथों की नसें उभर आई। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अनुराधा का शरीर एक बार फिर तड़पा। यह तड़प आखिरी थी। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। रस्सी ढीली पड़ी। मनीष ने धीरे धीरे अपने हाथ हटाए। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि सब खत्म हो चुका है। निर्मला देवी ने धीमी आवाज में पूछा, खत्म हो गई? मनीष ने सिर हिला दिया। उसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी संतुष्टि, जैसे उसने कोई अधूरा काम पूरा कर लिया हो। अब अगला कदम था शव को ठिकाने लगाना। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मनीष ने कहा। उसकी सोच अब पूरी तरह अपराधी की तरह काम कर रही थी। वह चाहता था कि यह हत्या एक दुर्घटना लगे। उसने बोरे को फिर से बांधा और कार की डिक्की में डाल दिया। इसके बाद दोनों वापस कार में बैठे। इस बार दिशा थी अयोध्या की ओर। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़कें अब और भी सुनसान थी। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक पुलिया के पास पहुंचे। वहां निर्माण कार्य चल रहा था। मिट्टी के ढेर, मशीनें और आधे बने रास्ते ने उनका रास्ता रोक दिया। यहां नहीं हो पाएगा, मनीष बड़बड़ाया। उसने कार घुमाई। अब दिशा बदल चुकी थी। वे दुबौलिया विश्वेश्वरगंज की ओर बढ़ने लगे। समय बीतता जा रहा था। रात अब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। इस पूरे सफर में कार के भीतर कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे थे, लेकिन वे विचार इंसानी नहीं थे। वे सिर्फ बच निकलने की योजनाएं थे। आखिरकार कार गोंडा जिले की सीमा में दाखिल हुई। नवाबगंज में उन्होंने पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए कार और उसके भीतर बैठे लोग साफ दिखाई दिए, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस कार की डिक्की में एक लाश है और सामने खड़े लोग, एक मां और एक भाई, अभी अभी एक हत्या करके आए हैं। पेट्रोल भरवाने के बाद कार फिर आगे बढ़ी। अब वे बनगांव की ओर जा रहे थे। पीडी बंधा के पास पहुंचते पहुंचते रात अपने सबसे शांत रूप में थी। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। चारों ओर अंधेरा, कहीं कोई हलचल नहीं। मनीष ने कार रोकी। यही ठीक है, उसने कहा। दोनों नीचे उतरे। डिक्की खोली गई। बोरे को बाहर निकाला गया। इस बार उन्होंने बोरे को खोला। अनुराधा का शरीर अब पूरी तरह निश्चल था, लेकिन मनीष को अब भी एक डर था, कहीं वो जिंदा ना हो, कहीं कोई सांस बाकी न रह गई हो। इस डर को खत्म करने के लिए उसने एक और भयावह फैसला लिया। उसने शव को सड़क पर रखा, फिर कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना किसी हिचकिचाहट के कार को आगे बढ़ा दिया। पहिए सीधे अनुराधा के शरीर के ऊपर से गुजरे। एक झटका और फिर सन्नाटा। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। मनीष ने कार रोकी, नीचे उतरा, एक नजर शव पर डाली। अब उसे पूरा यकीन था, सब खत्म हो चुका है। उसने शव को सड़क किनारे खींचकर फेंक दिया। अब यह एक एक्सीडेंट जैसा दिख रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, कोई गवाह नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक लाश और अंधेरा। दोनों वापस कार में बैठे। इस बार दिशा थी वापसी की। मनकापुर बभनान गौरा मार्ग होते हुए वे बस्ती की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने ममेरे भाई मुस्कान को उसके गांव छोड़ दिया। मुस्कान जो इस पूरी घटना का गवाह था, लेकिन अब तक कानून की पकड़ से दूर था। सुबह होने से पहले ही मनीष अपने घर पहुंच गया। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब उस घर में एक खालीपन था।
जो कभी नहीं भर सकता था। सड़क किनारे पड़ी वह लाश रात भर ठंडी हवा, धुंध और अंधेरे के बीच जैसे किसी अनकहे सच की गवाही दे रही थी। 17 नवंबर 2025 की सुबह जब सूरज की हल्की किरणें गोंडा जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र के बनगांव के पास पीड़ी बंधा पर फैली, तो सबसे पहले उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कोई हादसा हुआ है, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, उनके कदम ठिठक गए। सड़क के किनारे एक युवती का शव पड़ा था। शरीर बुरी तरह क्षतविक्षत था, कपड़े अस्त व्यस्त, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके हाथ में बंधी हुई रस्सी। ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। गांव के ग्राम प्रधान मंजीत सिंह को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई अपने अपने अंदाज में कयास लगा रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मंजीत सिंह ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। थाना तरबगंज के एसएचओ कमलाकांत त्रिपाठी को जैसे ही खबर मिली, वह तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। सायरन की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया जो अब तक उस जगह पर पसरा हुआ था। कमलाकांत त्रिपाठी गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ये उनके अनुभव का हिस्सा था। उन्होंने सैकड़ों केस देखे थे, लेकिन हर नई लाश एक नई कहानी लेकर आती थी। उन्होंने धीरे धीरे घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। उनकी नजर सबसे पहले युवती के हाथों पर गई, जहां रस्सी बंधी हुई थी। यह साफ तौर पर हत्या का मामला है। उन्होंने अपनी टीम से कहा। फौरन फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। कुछ ही समय में पूरा इलाका जांच एजेंसियों से भर गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने हर छोटे बड़े साक्ष्य को ध्यान से इकट्ठा करना शुरू किया। मिट्टी के नमूने, टायर के निशान, खून के धब्बे। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा, लेकिन आसपास का इलाका इतना सुनसान था कि कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल सकी। लाश को ध्यान से देखा गया। गले पर गहरे निशान थे, शरीर पर कई चोटों के निशान, और ऊपर से वाहन से कुचलने के स्पष्ट संकेत। ये एक योजनाबद्ध अपराध था, जिसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अपराधी एक छोटी सी गलती कर गए थे। रस्सी, वो रस्सी जिसने इस पूरे खेल की सच्चाई को उजागर कर दिया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्राम प्रधान की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब यह केस आधिकारिक रूप से एक ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने कई अहम राज खोले। मृत्यु का कारण हेमोरेजिक शॉक और एंटीमार्टम इंजरी। गले पर दबाव के निशान साफ थे, जिसका मतलब था कि हत्या पहले ही की जा चुकी थी। इसके बाद शव को वाहन से कुचलकर हादसे का रूप दिया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। ये लड़की कौन है, उसकी पहचान क्या है, और उसे किसने मारा? बिना पहचान के कोई भी केस अधूरा होता है, और यही इस केस की सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। दिन बीतने लगे। पुलिस टीमों ने आसपास के गांवों में जाकर पूछताछ शुरू की। लापता लड़कियों की जानकारी जुटाई गई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कोई सुराग नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई गवाह नहीं। जैसे ये लड़की अचानक कहीं से आई और यही खत्म हो गई। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। एएसपी राधेश्याम राय के निर्देशन में और सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह की अध्यक्षता में 5 टीमें बनाई गई, जिनमें एसओजी और सर्विलांस यूनिट भी शामिल थी। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह एक चुनौती बन चुका था। 13 दिनों तक दिन रात पुलिस सिर्फ एक ही काम में लगी रही, सच की तलाश। टेक्निकल सर्विलांस खंगाली गई, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, आसपास के नेटवर्क, हर पहलू पर नजर रखी गई। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाने लगी। तरबगंज से लेकर अयोध्या के सोहवल तक हर कैमरा चेक किया गया। घंटों की फुटेज बार बार देखी गई, और फिर एक छोटा सा सुराग मिला। एक फुटेज में एक सफेद रंग की कार दिखाई दी। वो रात के समय उसी दिशा में जाती हुई नजर आई, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं थी।
ये सुराग था, लेकिन अधूरा। फिर भी पुलिस ने इसे पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई जो इस पूरे केस की दिशा बदलने वाली थी। बस्ती जिले के परसा जागीर गणेशपुर गांव से एक 20-22 साल की युवती पिछले 13 दिनों से लापता थी। नाम अनुराधा। ये जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस लड़की के लापता होने की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। अगर कोई लड़की 13 दिनों से गायब है तो उसके घर वालों ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? यहीं से शक की सुई धीरे धीरे उसी परिवार की ओर घूमने लगी। पुलिस की एक टीम तुरंत परसा जागीर गणेशपुर के लिए रवाना हुई। गांव पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। अनुराधा, हां, कई दिनों से नहीं दिखी, एक महिला ने कहा। कहां गई है? पुलिस ने पूछा। उसकी मां कह रही थी मामा के घर गई है। यह जवाब सुनने में सामान्य था, लेकिन पुलिस के लिए यह काफी नहीं था। उन्होंने मनीष के घर की ओर रुख किया। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। यह दूसरा बड़ा संकेत था। पुलिस ने आसपास के लोगों से फिर पूछा, कब से ताला लगा है? लगभग 10-12 दिन हो गए, एक बुजुर्ग ने बताया। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। एक लड़की गायब, घर बंद, कोई रिपोर्ट नहीं, और एक अज्ञात लाश। पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, लेकिन अभी भी उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। 30 नवंबर 2025 को यह दिन इस केस के लिए निर्णायक साबित हुआ। पुलिस ने मृतका की तस्वीरें गांव में दिखाई। जब ये तस्वीरें निर्मला देवी के पड़ोसियों को दिखाई गई तो वे एक पल के लिए चुप रह गए। फिर उनमें से एक ने कहा, ये अनुराधा ही है। कपड़ों के आधार पर पहचान की पुष्टि हुई। अब यह अज्ञात युवती एक नाम पा चुकी थी, अनुराधा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई स्तब्ध था। इतना अच्छा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन अब शक सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं था, यह सीधे आरोप में बदल रहा था। गांव वालों को भी अब लगने लगा था कि यह काम किसी बाहरी का नहीं, बल्कि घर के भीतर का है, और यही वजह थी कि पूरा परिवार गायब है। पुलिस ने तुरंत मनीष और निर्मला देवी के मोबाइल नंबरों को ट्रैक करना शुरू किया। अब शिकंजा कसने लगा था, और आखिरकार पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई, बस्ती के वाल्टरगंज थाना मोड़ के पास। 30 नवंबर 2025 की शाम पुलिस ने घेराबंदी की और मनीष कुमार और उसकी मां निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद का वह समय अक्सर किसी भी अपराध की असली परतों को खोलने वाला होता है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना मोड़ के पास पकड़े जाने के बाद जब मनीष और उसकी मां निर्मला देवी को पुलिस जीप में बैठाया गया, तब तक शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था, ठीक वैसा ही अंधेरा जैसा उनके भीतर छिपे सच पर अब तक छाया हुआ था। थाने के भीतर माहौल गंभीर था। पूछताछ कक्ष में एक टेबल, कुछ कुर्सियां और सामने बैठे 2 चेहरे, एक मां और एक बेटा। दोनों खामोश थे, लेकिन यह खामोशी साधारण नहीं थी। यह उस सच की खामोशी थी जो बाहर आने से पहले खुद को समेट रहा था। इंस्पेक्टर कमलाकांत त्रिपाठी ने फाइल खोली। सामने अनुराधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज के प्रिंट आउट रखे थे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया, अनुराधा कहां है? मनीष ने नजरें झुका ली। निर्मला देवी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बीते, फिर इंस्पेक्टर की आवाज फिर गूंजी, 13 दिन से लड़की गायब है, घर बंद है, और तुम दोनों 100 किलोमीटर दूर घूम रहे हो। बताओ, क्या हुआ उसके साथ? इस बार आवाज में सख्ती थी। मनीष ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वह कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन अब रास्ते बंद हो चुके थे। पुलिस ने जब उसके सामने वो तस्वीर रखी जिसमें सड़क किनारे पड़ी अनुराधा की लाश थी, तो कमरे का माहौल एकदम बदल गया। निर्मला देवी की आंखें
एक पल के लिए उस तस्वीर पर ठहर गई। उनकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। मनीष ने भी तस्वीर देखी और फिर नजरें फेर ली। पहचानते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। कोई जवाब नहीं। अब पुलिस ने अपना तरीका बदला। सवालों की गति तेज हो गई। किससे बात करती थी वो? क्यों मारा उसे? किसके साथ मिलकर किया? हर सवाल जैसे एक चोट की तरह था। और धीरे धीरे वह दीवार जो मनीष ने अपने भीतर खड़ी कर रखी थी, दरकने लगी। करीब 1 घंटे की सख्त पूछताछ के बाद मनीष ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी, बल्कि एक टूटन थी। मैंने मारा, उसकी आवाज धीमी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यों? इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा। मनीष ने गहरी सांस ली और फिर उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जो अब तक सिर्फ उसके और उसकी मां के बीच थी। वो फोन पर बात करती थी। उसने कहना शुरू किया। किससे? पुलिस ने पूछा। पता नहीं। ये जवाब जितना छोटा था उतना ही भयावह भी। मनीष को यह तक नहीं पता था कि उसकी बहन किससे बात करती थी, लेकिन उसने उसे मार दिया। मुझे शक था, उसने आगे कहा। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये शब्द समाज की उस सोच का आईना थे जहां शक सबूत से ज्यादा मजबूत होता है। मनीष ने बताया कि 16 नवंबर को वो गोरखपुर से लौटा था। घर पहुंचते ही उसने अनुराधा को फोन पर बात करते देखा। उसी समय उसने उसे डांटा, मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा। उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। रात में फिर झगड़ा हुआ। उसने बताया कि जब उसने अनुराधा से मोबाइल मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। उसने मुझसे बहस की। यही वो बिंदु था जहां एक साधारण विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मैंने उसका फोन तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो अब एक कबूलनामे का हिस्सा बन चुका था। उसने मुझसे लड़ाई की, फिर मैंने उसे मारा। कमरे में बैठे पुलिसकर्मी ध्यान से सुन रहे थे। हर शब्द, हर वाक्य केस की कड़ियों को जोड़ रहा था। बहुत मारा, मनीष ने कहा। फिर? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने जो कहा, उसने उस कमरे की हवा को और भारी कर दिया। फिर मैंने सोचा, इसे खत्म कर देना चाहिए। यह फैसला इतना सहजता से लिया गया था कि सुनने वाले भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। मां ने भी कहा कि ये नहीं सुधरेगी। मनीष ने जोड़ा। अब निर्मला देवी की बारी थी। पुलिस ने उनकी ओर देखा। तुमने क्या किया? निर्मला देवी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैंने रस्सी दी। ये स्वीकारोक्ति किसी भी कानून से पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। एक मां जिसने अपनी ही बेटी की हत्या में सहयोग किया। इसके बाद मनीष ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उन्होंने अनुराधा के हाथ पैर बांधे, कैसे उसे बोरे में डाला, कैसे कार की डिक्की में रखकर घर से निकले, कैसे रास्ते में सुनसान जगह पर उसका गला घोंटा, और फिर कैसे शव को ठिकाने लगाने के लिए गोंडा ले गए। उसने ममेरे भाई मुस्कान का नाम भी लिया, जो इस पूरी घटना में उनके साथ था। वो भी साथ था। मनीष ने कहा। यह बयान केस को और मजबूत कर रहा था। पुलिस ने तुरंत मुस्कान की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस मनीष को घटनास्थल पर लेकर गई, जहां से उसने कार से शव को कुचला था। वहां खड़े होकर मनीष ने हर कदम दोहराया, जैसे वो किसी फिल्म का सीन बता रहा हो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी, और हर कदम एक अपराध की पुष्टि कर रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वह बलेनो कार भी बरामद कर ली, जिससे इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया था। कार के टायरों के निशान घटनास्थल से मिले निशानों से मेल खा रहे थे। अब केस पूरी तरह खुल चुका था। यह अब
ब्लाइंड मर्डर नहीं रहा था। ये एक साफ, क्रूर और योजनाबद्ध हत्या थी। पूछताछ खत्म होने के बाद मनीष और निर्मला देवी को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के भीतर जब दोनों को लाया गया तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान थे। एक मां और एक भाई जो अपनी ही बेटी और बहन के हत्यारे थे। जज के सामने जब केस की पूरी कहानी रखी गई तो माहौल गंभीर हो गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाने के भीतर दर्ज हो चुके बयान, जब्त की गई कार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्य, अब यह मामला पूरी तरह एक स्पष्ट, ठोस और भयावह सच्चाई में बदल चुका था। जिस केस को शुरू में ब्लाइंड मर्डर कहा गया था, वो अब एक ऐसे अपराध के रूप में सामने था जिसमें रिश्तों की पवित्रता पूरी तरह बिखर चुकी थी। मनीष और उसकी मां निर्मला देवी दोनों अब कानून की गिरफ्त में थे। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो सिर्फ अदालत या पुलिस तक सीमित नहीं था, वह पूरे गांव पर था। परसा जागीर गणेशपुर, जहां कभी मनीष का परिवार एक प्रतिष्ठित, संपन्न और सम्मानित परिवार माना जाता था, अब उसी परिवार का नाम एक भयावह उदाहरण बन चुका था। गांव की गलियों में अब फुसफुसाहट नहीं, खुली चर्चा होने लगी थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने अच्छे लोग लगते थे, लड़की ने किया ही क्या था? हर किसी के पास सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोग इसे मोबाइल का असर बता रहे थे, कुछ इसे आज की पीढ़ी की आजादी पर दोष दे रहे थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। यह मामला सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं था, यह मामला सोच का था। एक ऐसी सोच जहां इज्जत के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया जाता है। उधर पुलिस की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में थी। मनीष और निर्मला देवी को न्यायालय में पेश किया जा चुका था। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल की सलाखों के पीछे अब वे दोनों थे जो कभी एक घर के मुखिया और मां थे, लेकिन अब उनकी पहचान सिर्फ एक थी, हत्यारे मनीष, जिसने अपनी बहन का गला घोंटा, और निर्मला देवी, जिसने अपनी ही बेटी के हाथ पैर बांधने में मदद की। जेल की कोठरी में बैठा मनीष अब भी अपने फैसले पर पछतावा करता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग उसे जानते थे, उनका कहना था उसे जरा भी अफसोस नहीं था। ये बात और भी डरावनी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक मानसिकता थी। इस केस का तीसरा आरोपी ममेरे भाई मुस्कान अब भी फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। मुस्कान, जो इस पूरे अपराध का गवाह था, जो उस रात कार में मौजूद था, जिसने शव को ठिकाने लगाने में मदद की, अब कानून से भाग रहा था। लेकिन सवाल यह था, क्या वो हमेशा भाग पाएगा या एक दिन कानून की पकड़ उसे भी घेर लेगी? गोंडा पुलिस की इस पूरी जांच में जिस तरह से धैर्य, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी मेहनत का इस्तेमाल किया गया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। एसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में एएसपी राधेश्याम राय और सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह के निर्देशन में गठित टीमों ने दिन रात मेहनत कर इस केस को सुलझाया। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच, टेक्निकल सर्विलांस, गांव गांव जाकर पूछताछ और आखिरकार सही दिशा में बढ़ते हुए आरोपियों तक पहुंचना, यह सब आसान नहीं था। इसी मेहनत के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन इस पुरस्कार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था सच का सामने आना, एक मासूम लड़की के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया कदम। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब भी वही था, अनुराधा, एक 20 साल की लड़की जिसके सपने शायद अभी शुरू ही हुए थे, जो पढ़ाई कर रही थी, जो अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी,
जिसकी जिंदगी में शायद कुछ छोटे छोटे सपने थे, दोस्त, हंसी, बातचीत, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह किसी से फोन पर बात करती थी। क्या वो लड़का कौन था? क्या उनका रिश्ता क्या था? क्या वो सिर्फ दोस्त था या कुछ और? इन सवालों के जवाब कभी सामने नहीं आए, क्योंकि जिन लोगों को यह जानना चाहिए था उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने फैसला सुनाया और सजा दे दी। इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक आईना रख दिया, एक ऐसा आईना जिसमें कई कड़वी सच्चाइयां दिखाई देती हैं। क्या आज भी एक लड़की की आजादी उसके अपने ही घर में खतरे में है? क्या इज्जत का मतलब इतना संकीर्ण हो चुका है कि उसके लिए जान लेना भी सही लगने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक लोग कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे? कब तक रिश्तों के नाम पर अपराध होते रहेंगे? गांव के बुजुर्गों का कहना था, मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया है। लेकिन क्या सच में, या ये सिर्फ एक बहाना है उस सोच को छुपाने का जो आज भी बेटियों को बराबरी का हक देने के लिए तैयार नहीं है? मोबाइल सिर्फ एक साधन था, असल वजह थी शक, असुरक्षा और सामाजिक दबाव। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। अनुराधा की मौत अब सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, ये एक सवाल है हर उस समाज के लिए जहां रिश्तों के नाम पर अत्याचार छुपाए जाते हैं, जहां बेटियों की आवाज को दबा दिया जाता है, जहां लोग क्या कहेंगे इंसानियत से बड़ा हो जाता है। इस कहानी का अंत अदालत के फैसले से होगा, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि अगर सोच नहीं बदली तो ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं। और तब हर घर में छुपा हुआ डर कभी भी एक खौफनाक सच्चाई बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।